हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित इस कवि सम्मेलन में मैं दिव्यांशु सिन्हा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग को पता है कि 1953 से ही आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने इस हिंदी को राजभाषा के तौर पर अपनाया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी हिंदी को जनमानस की भाषा कहा है। तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना समय निकालकर इस कवि सम्मेलन में हम लोग के साथ जुड़े और इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागी दिखाई। अब मैं आग्रह करूंगा सुमित से कि इस कार्यक्रम का संचालन करें और सभी कवि एवं कवित्रियों को अवसर दें ताकि वो अपनी स्वरचित कविताओं को सुनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशु जी। मैं सुमित माझी टीम अभिलाषा की तौर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाइयां। पहले शुरुआत करने से पहले मैं देव भारद्वाज जी से पूछना चाहूंगा कि क्या प्रज्ञा उपाध्याय जी जुड़ गई हैं हमारे साथ? जुड़ी हैं, मैंने उनको लिंक सेंड किया, जुड़ जाएंगी कुछ ही सेकंडों, कुछ ही क्षणों में। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आशी बर्वे जी से कि वे अपना परिचय देकर अपनी स्वरचित कविता सुनाएं। आशी जी। सुमित, आशी शायद, हाँ आशी आप इस कार्यक्रम में है, इस वेबिनार मीटिंग में? आशी उपस्थित हैं, लेकिन ठीक है, आप आशी के बाद किन्हीं को बुलाइए। ठीक है। तो अभी मैं अभिनव पांडे जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपना परिचय देकर अपनी स्वरचित कविता सुनाएं। अभिनव पांडे जी। धन्यवाद सर। दिव्यांश जी, मैं बीएचयू में कला संकाय से संबंधित हूँ और ये सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ अभी। और मेरे कुछ मुक्तक हैं जिन्हें मैंने आज ही लिखा है और स्पेशल इसी प्रोग्राम के लिए जब हमें पता चला इसके बारे में तो हम उन्हीं को सुनाना चाहेंगे। कोई कल लौट कर वापिस धरा पर आ नहीं सकता। इसमें कोई कल से मतलब बीता हुआ कल, बीत गया कल वो कल। कि कोई कल लौट कर वापस धरा पर आ नहीं सकता। मुकम्मल जिंदगी को खुद कोई भी जी नहीं सकता। और कहते थे आज जो और कहते हैं वो कल कुछ और कहते थे। आज जो और कहते हैं वो कल अपना समझते थे। आज जो कहते हैं। दूसरा है हवा के कुछ थपेड़ों को दीपक सह न पाता है। ख्वाब कितना भी पक्का हो वो ज्यादा टिक न पाता है। यहाँ हर शख्सियत में मैं खुद को ढूंढ लेता हूँ। यहाँ हर शख्सियत में मैं खुद को ढूंढ लेता हूँ। इसीलिए दर्द दिल अपना बयां मैं करके जाता हूँ। इसीलिए दर्द दिल अपना बयां मैं करके जाता हूँ। यहाँ हर लफ्ज मेरे हैं है मेरे ही सब। मगर है प्रीत जो तुझसे उसे ही गा रहा हूँ अब। बची हर सांस को भी मैं समर्पित तुझको करता हूँ। बची हर सांस को भी मैं समर्पित तुझको करता हूँ। इसीलिए दर्द दिल अपना बयां मैं करके जाता हूँ।
इसीलिए दर्द दिल अपना बयां मैं कर चाहता हूँ। एक अगला है कि घर भटका हुआ राही पियक्कर हो नहीं सकता, कि घर को छोड़ दे वो ही सधुकर बन नहीं सकता। प्रेम की चाह में अक्सर लोग पागल ही होते हैं, किसी की नजर में मरकर किसी के दिल में जीते हैं, किसी की नजर में मरकर किसी के दिल में जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत 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 धन्यवाद अभिनव पांडे जी, अति सुंदर प्रस्तुति थी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा दानिश अंसारी जी से कि वे अपना परिचय देकर अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करें। दानिश अंसारी जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? कैमरा कहाँ से ऑन होगा? हेलो हेलो दानिश जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है। दानिश नीचे में एक बटन है। हाँ मैं ऑडिबल, मैं सुनाई दे रहा हूँ? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। वीडियो भैया? वीडियो भी शुरू कीजिए, अपना परिचय देकर कविता शुरू कीजिए। जरूर। मेरा नाम मोहम्मद दानिश अंसारी है और मैं इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्नातक प्रथम वर्ष का ही छात्र हूँ। और मेरी ये कुछ नसीबी है कि इस वक्त मैं भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अपने कैंपस के ही ग्राउंड में बैठा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं ब्रोचा स्टैंड पे हूँ। तो मुझे यहाँ बैठकर सुनाने में बहुत खुशी होगी लोगों को। एक मैं एक आपको नज्म सुना देता हूँ जो हाल ही में मैंने लिखी है। उस नज्म का जो शीर्षक है वो है कुछ तुम्हारा कुछ हमारा। तो वो नज्म ऐसे है कि जब फूलों पर रात का पहरा हो, जब पलकों तले अंधेरा हो, जब चेहरे का रंग गहरा हो, जब नाउम्मीदी का बसेरा हो, जब जिस्मों से लिपटे साए हों, जब गम के बादल छाए हों, जब मातम की सर्द आहें हों, जब कांटों से भरी राहें हो, होगा उम्मीद का रोशन सितारा, कुछ तुम्हारा कुछ हमारा। इसका बंद सुनिए भैया कि कुछ काम अधूरा तुम कर दो, कुछ काम अधूरा मैं कर दूंगा, कुछ काम अधूरा तुम कर दो, कुछ काम अधूरा मैं कर दूंगा, कुछ एक कदम तुम चल देना, कुछ एक कदम मैं चल दूंगा, कुछ बात अधूरी तुम कह दो, कुछ बात अधूरी मैं बोलूं, कुछ मेरे आंसू तुम रो लो, कुछ तेरे आंसू मैं रो लूं, दुखों का हो कुछ यूं बंटवारा, कुछ तुम्हारा कुछ हमारा। एक तेरा हिस्सा मैं जी लूंगा, एक हिस्से का सफर तुम करना, एक तेरा हिस्सा मैं जी लूंगा, एक हिस्से का सफर तुम करना, ईंटों का ढांचा मेरे जिम्मे, उस जंगल को घर तुम करना, रोके ना कोई बेड़ी तुमको, दुनिया से मैं कह दूंगा, रोके ना कोई बेड़ी तुमको, दुनिया से मैं कह दूंगा, आकाश की ख्वाहिश तुम करना, उड़ने को पर मैं दूंगा, रोके ना कोई बेड़ी तुमको, दुनिया से मैं कह दूंगा, आकाश की ख्वाहिश तुम करना, उड़ने को पर मैं दूंगा, बांट लेंगे यूं ही जीवन सारा, कुछ तुम्हारा कुछ हमारा। आखिरी इसका वजन है कि
विश्वास की पक्की डोरी से अब रिश्तों की तुरपाई होगी। विश्वास की पक्की डोरी से अब रिश्तों की तुरपाई होगी। मातम के शंख भूल चलो, अब खुशियों की शहनाई होगी। काश तुम अब लौट आओ, हाथों में मेरा नसीब लिए। माजी की सिमटी राहों पर बैठा हूँ ये उम्मीद लिए। फिर जलेगा खुशियों का दिया दोबारा, कुछ तुम्हारा कुछ हमारा, कुछ तुम्हारा कुछ हमारा। बहुत शुक्रिया भैया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 3 मिनट और लूंगा, एक और नज़्म मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप परमिशन है भैया? हाँ हाँ जरूर जरूर, हाँ हाँ हाँ। देखिए ये एक पोयम अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले लिखी है मैंने। ये पोयम पूरी एक फलसफा है, किसी एक शख्स की कहानी है कि कैसे कैसे उसके साथ क्या चीजें हुई। तो सुनिएगा बस प्यार से। बस शुरू ऐसे हो रही है कि बस मोहब्बत से सुन लीजिए आप लोग कि दयार दिल में आज फिर है आंसुओं की इब्तदा, है जिक्र आज उसका ही जो हो चली है गुमशुदा। कैसे कहूँ कि कौन थी वो खुशनदी वो नाजनी, रोशन थी जिसकी जात से खुशियों की बंजर सरजमी। देखा उसे जो पहली बार मैं गुम रहा मैं चुप रहा, लगा कि एक चांद है जो बादलों में छुप रहा। लगा कि एक पल को जिंदगी रुक गई मेरी, वो हुस्न बेमिसाल था सो आँख झुक गई मेरी। वो चले तो खुशबुएं रिफाकतों में मुब्तला रहे, उसी की चांदनी में डूब कर गुलाब भी खिला रहे। आंख में वो नूर के हो कहकशा की रोशनी, झुकी हुई पलक मगर नजर में एक सादगी। वो पहरहन में सादगी के तितलियां गिला करे, वो आरिज़ों की रोशनी के चांदनी हया करे। कभी जो आरज़ू निजात की फकत अजल दुआ में थी, शिफाअतो गमों की एक चाशनी ज़बां में थी खुशबुएं थी रह गुजर जो बाइसे सफर तेरी, मुसाफिरों की ख्वाहिशें बस एक झलक नजर तेरी। हाथ पे लकीर का एक चांद था बना हुआ, जबी पर वो शोखपन कमल कोई खिला हुआ। लबों की मुस्कुराहटें के हर शख्स जानिसार हो, आंख की वो बारिशें के मोती की बहार हो। कमर की सिलवटें किसी आबशार की ढलान हो, जुल्फ की झपट किसी तितली की उड़ान हो। थी कुदरतों की खैर खां चिड़ियों से उसकी दोस्ती, इश्क व वफा के नाम पर थी हिचकिचाहटें कभी कभी। वो इश्क था मेरा वो मुझको हम नफस कहे, बगैर हो तुम्हारे बिन उस हयात को नरक कहे। मरासी में दिल की भी एक उम्र मुस्तकिल है, बिछड़ना ही तो असल में इस इश्क का नसीब है। वो प्यार की मुरीद थी मैं इश्क का गुलाम था, वो पंडितों की शाख थी मैं आम मुसलमान था। ये इश्क का ही ऐब है जो तोड़ता है बंदिशें, मिलना होगा धर्म को भले ही दिल ना मिले। तो मजहबी लकीर ने जुदा किया यूं प्यार को, बना दिया हो बीच में किसी ने एक दीवार को। अंजाम था कुछ एक सा दोनों दिलों के हाल का, मुझे भी रश्क था बहुत उसका भी दर्द कमाल का। बिछड़ गए थे हम मगर थे साथ में यूं मदुम, मैं उसकी बात में था गुम वो मेरी याद में थे गुम। सुना के हिज्र हो तो फिर मौत ही मकाम है, मर जाए अगर वो जल्द यही सही निजाम है। बिछड़ गए अगर ये दिल तो मुंतजिर है मौत भी, मिटाएगी न सिर्फ जिस्म करेगी दिल को फौत भी। सो हादसाए बस ने फिर कर दिया हमें जुदा,
मिट चले निशा मगर थी जिंदगी की इब्तिदा, दयार दारुल शफा में आज हाजिरी निगाह की थी। दारुल शिफा हॉस्पिटल। दयार दारुल शफा में आज हाजिरी हुई, रंगत कबा की थी। रुकी रुकी सी नफ्स थी, रुकी रुकी सी जान थी, मुझे बस अपना जान के सबसे वो अनजान थी। उसने मेरे हाथ को यूं थामा अपने हाथ में, बिलक पड़ा हो जैसे दिल हम दोनों का साथ में। हमेशा खुश रहोगे तुम, ये उसने मुझसे यूं कहा, कि अश्क गिर पड़े मेरे मैं उससे कुछ न कह सका। निभा सकी ना अहद को, था मलाल मुझे ये उम्र भर, हयात के दरख्त को चली गई वो छोड़कर। कैसे कहूँ कि क्या हुआ इस बात का मुझ पर असर, जी तो रहा हूँ मैं, दिल बुझ चुका है मगर, तुम्हारे बिन मेरी कहीं हयात का गुजर नहीं, तुम्हारे बिन मैं देख लूं मुझ में वो नजर नहीं। बस उसके एक अहद को मुस्कुरा रहा निभा रहा हूँ आज तक, खुश तो नहीं रहा मगर मुस्कुरा रहा हूँ आज तक। अब उसकी जात ही मेरे एहसास में है बस चुकी, न मौत ही मिली मुझे न जिंदगी रुकी कभी। तो चल दिया मैं राह पर उम्मीद की तलाश में, मिल जाए अगर कोई तेरे रूह के लिबास में। नए नए से दोस्त हैं, नई नई फजा भी है, मिल जाओ इनमें तुम कहीं, यही मेरी दुआ भी है। तलाश कर लिया है सब, मिली नहीं तुम कहीं, जो राब्ता था तुमसे कल वो अब किसी से नहीं। कभी कभी अब आती है तेरी याद मेरे ख्वाब में, जैसे सूखे हुए गुलाब को रख दे कोई किताब में। बहुत शुक्रिया भैया, हो गया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रज्ञा उपाध्याय जी से कि वे अपना परिचय देकर अपनी स्वरचित कविता सुनाएं। प्रज्ञा उपाध्याय जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी को, मयंक श्रीवास्तव जी को, कि वे अपना परिचय देकर अपनी स्वरचित कविता सुनाएं। मयंक, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है आवाज आपकी। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं टीम अभिलाषा का शुक्रिया करना चाहूंगा। आज के दिन उन्होंने कवि सम्मेलन रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। तो मैं अपनी पहली कविता जो सुनाना चाहूंगा वो जब मैं BHU फर्स्ट ईयर में था तो हम लोगों ने एक प्ले किया था। उसका टॉपिक था वुमेन एम्पावरमेंट। तो उसमें मैंने एक कविता लिखी थी और उस कविता का वो जो था ये था कि एक कटाक्ष था हमारी सोसाइटी के ऊपर, एक सटायर था कि एक्चुअल वुमेन की जो कंडीशन है और जो हम उसे दर्शाते हैं वो उनके बीच में क्या क्या गैप्स हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके से है कि समाज आज की है ये विचित्र कथा, है नारी दोनों तरफ, हाथों में कंगन, मांग में सिंदूर और गले में मालिका, एक पत्थर की देवी को रखा सराखों पे चढ़ा और जीती जागती देवी की ये दुर्दशा। वाह रे समाज, ये है तेरी उपमा। नारी ही देवी, नारी ही काली, नारी ही है चंडालिका, जो कुछ न कहे बस चुप रहे उसे पैरों की धूल, और पत्थर की मूरत को पूछ के सोचे तूने स्वर्ग को पा लिया। वाह रे समाज, हाय हाय रे समाज। तो ये मेरी एक कविता थी और मैं एक और सुनाना चाहूंगा। उसके लिए मुझे अपना कैमरा ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि मैंने फोन पे ही सेव कर रखा है। ठीक है, तो वो ये है कि हमारी जिंदगी जो है वो एक रोलर कोस्टर के जैसी होती है। ठीक है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो उसके ऊपर मैंने ये लिखा है कि जिंदगी हमें कभी कभी धोखे भी देती है। ठीक है, उसके ऊपर ये है कि पहला जो पैरा है वो ये है कि जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वो नहीं होती है
तो हम अपना दिल हार जाते हैं। उसके ऊपर कुछ इस तरीके से लिखा है कि जिंदगी तू भी बड़ी अजीब है, तू पास तो है मेरे और होके भी नहीं है। वो भी एक वक्त था जब लक्ष्य हमारा सख्त था, अश्कों में ख्वाब थे, हर पल हम बेताब थे। आज भी ये वक्त है, हौसले सारे ध्वस्त हैं, ख्वाबों में मंदी है, दिल टूटने के करीब है। जिंदगी तू भी बड़ी अजीब है, तू पास तो है मेरे और होके भी नहीं है। अब जो अगला पैरा लिखा है वो ये है कि हम सबकी लाइफ में एक एडवेंचर स्पोर्ट होता है, ठीक है, जिसमें हम कभी कभी जीत जाते हैं, कभी कभी हार जाते हैं। तो उससे रिलेटेड ये लिखा है कि मेरे होने ना होने की जो कड़ी है वो आज भी मुझसे कुछ दूर ही खड़ी है। मंजिल क्या होगी मेरी, ये मेरे फैसलों की घड़ी है। मेरे मन में चाह भी है और लबों पे परवाह भी है, पर जज्बातों की मंडी में उसका दिल बड़ा गरीब है। तो फिर से जिंदगी तू भी बड़ी अजीब है, तू पास तो है मेरे और होके भी नहीं है। और अगला लास्ट पैराग्राफ ये लिखा है कि इस कंक्रीट के जंगल में हम कुछ जानवर पालते हैं, ठीक है, उन्हें हम अपना दोस्त कहते हैं, उससे हम अपना फैमिली बनाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए बस एक छोटा सा लिखा है कि एक छोटी सी खुशी है वजह से जिसके लबों पे हंसी है, कुछ लोग हैं जो खास हैं हमेशा दिल के पास हैं। एक तरफ तो जहां दिल बेचारा सुकून का गरीब है, पर बेरंग जिंदगी में उनके होने से रौनक बड़ी है। उनकी हर अदाओं का ये दिल मेरा मुरीद है। जिंदगी तू भी बड़ी अजीब है, तू पास तो है मेरे और होके भी नहीं है। थैंक यू सो मच, मेरे तरफ से बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी। प्रज्ञा जी, क्या मेरी आवाज आ रही है अभी? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आई थिंक नहीं है। हाँ है, शायद है। मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी आ रही है, जी आ रही है। हाँ, माफ करिएगा, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से मेरी आवाज नहीं जा पा रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी शुक्रिया। सभी ने इतनी अच्छी कविताएं सुनाई, मुझे लग रहा है कि शायद मैं उतनी अच्छी ना सुना पाऊं। खैर, मैं उम्मीद करूंगी कि मैंने जो कविता लिखी है वो आप सभी को पसंद आए। मेरी कविता का शीर्षक है राम। इसे दूसरी दृष्टि से ना देखा जाए। वास्तव में यह एक मैंने अलग परिप्रेक्ष्य में लिखा है। जैसे कि रामायण में जो भी हुआ, हम चीजों के लिए राम को कोसते हैं, तो मैंने जो लिखा है वह राम पे क्या बीती है उस दृष्टिकोण से लिखा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। कविता कुछ यूं है कि नम्रता से ले आया दिल में ठहराव को, नम्रता से ले आया दिल में ठहराव को, कैसे रोका होगा राम ने अर्शों के प्रवाह को। सामने पड़ी थी धर्म की जिम्मेदारी, सामने पड़ी थी धर्म की जिम्मेदारी, वचनों से बांधकर ममता रूपी स्त्री हारी। स्वार्थ प्रेम त्याग को गठरियों में बांधकर, मोह भक्ति स्नेह की दहलीज को लांघ कर, चल पड़े नंगे पांव यूं ही वनवास को, कैसे रोका होगा राम ने अर्शों के प्रवाह को। प्रेम के सागर का जो पूजनीय देवता था, तन मन सम्मान संग पत्नी पर जो लुटा था, अपहरण के शोक से घुट घुट गर पर बरसों पल बिताए, रात ना सोई कितनी मन को बस एक भय सताए। विरह में डूबे पुरुष के, विरह में डूबे पुरुष के किसने देखा भाव को, कैसे रोका होगा राम ने अर्शों के प्रवाह को। करी चढ़ाई सेना संग लंका के सम्राट पर, अस्त्र शस्त्र तलवार संग हारी झूठ सत्यार्थ पर, सम्मान से सजी सीता अयोध्या को लौट आई, कृत्रिम इस समाज के कुछ इल्जामों में समाई। चली थी वह स्त्री
चली थी वह स्त्री देने को अग्नि परीक्षा, चली थी वह स्त्री देने को अग्नि परीक्षा, प्रेम जिसका खड़ा था तोड़ने एक अफवाह को, कैसे रोका होगा राम ने अर्शु के प्रवाह को, कैसे रोका होगा राम ने अर्शु के प्रवाह को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी। अभी मैं निवेदन करना चाहूंगा देव भारद्वाज जी से कि वे अपना परिचय देकर अपनी स्वरचित कविता सुनाए। देव जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आप मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ हाँ हाँ। माफ करिएगा, वीडियो ऑन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा डेटा बहुत कम है, तो ऐसे ही मैं सुनाना चाहूंगा। और सबसे पहले हिंदी दिवस की आप सभी को बधाइयाँ। आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो बहुत पहले मैंने लिखा था, एक्चुअली मैं व्यंग लिखता हूँ और या मोहब्बत लिखता हूँ। तो मैंने बहुत पहले एक लिखा था कि बादलों से भरे आसमां अब अच्छे नहीं लगते। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो जी आ रही है आवाज। हाँ, एक्चुअली होता है कि वास्तव में होता है जब हम रातों में है तो हम अक्सर ये सब लिखते हैं कि बादलों, और ये लॉकडाउन के कारण बहुत लोग मिल नहीं पा रहे होंगे, उनके लिए भी है कि बादलों से भरे आसमां अब अच्छे नहीं लगते, सितारों से अटे रातें अब अच्छे नहीं लगते, तमन्ना है अब तेरे से रूबरू मुलाकात करने की, तमन्ना है अब तेरे से रूबरू मुलाकात करने की, अब फोन पर बातें करना अच्छे नहीं लगते। तो एक इसी पे आगे मैंने बढ़ाया कि बहुत ही खूबसूरत मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन मुझे मेरा ही घर अच्छा नहीं लगता, अगर मालूम हो इस राह की मंजिल नहीं हो तुम, अगर मालूम हो इस राह की मंजिल नहीं हो तुम, हो राहे मखमली फिर भी सफर अच्छा नहीं लगता, हुआ है जब से तेरे इश्क का मुझ पर असर तब से मुझे दुनिया का कोई भी असर अच्छा नहीं लगता, और कि जिसकी डाल पर एक घोंसले की भी ना हो उम्मीद, जिसकी डाल पर एक घोंसले की भी ना हो उम्मीद, परिंदों को कभी ऐसा सदर अच्छा नहीं लगता, मैं हरदम सोचता हूँ दिल के सारे राज बतला दूं, मैं हरदम सोचता हूँ दिल के सारे राज बता दूं, मेरी चाहत से तू यूं बेखबर अच्छा नहीं लगता, यही सोच कर देव अब तक कह नहीं पाया, मोहब्बत में इतना बेसबर इतना अच्छा नहीं लगता। और एक व्यंग मैंने लिखा था कि देश का विकास हो रहा है, आप भी देख रहे हैं बहुत सारी विकास की बातें हो रही हैं, लेकिन हमारे जो सांस्कृतिक विकास कैसे हो रहे हैं, मैं 8 लाइनें कहता हूं कि देश का हुआ नया विकास देखिए, लाल हुआ नीला आकाश देखिए, कि देखिए ये कैसे कल्चर बैड हो गए, माता पिता अब मॉम डैड हो गए, सास ससुर मदर फादर ग्रैंड हो गए, पति देव अब तो बॉयफ्रेंड हो गए, पश्चिम का पूर्व में निवास देखिए, देश का हुआ नया विकास देखिए, एक माता 4 पुत्र पाल लेती है, सभ्यता के नए सुर में ढाल लेती है, लेकिन आज माँ के रिश्ते को तोड़ देते हैं, अल्लाह के वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं, पश्चिम देश सभ्यता का हो गया विनाश देखिए, देश का हुआ नया विकास देखिए। धन्यवाद। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, शायद संचालक महोदय से मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ी सी अपनी संचालन को बेहतर करने के लिए शेरो शायरिया जरूर जोड़े, और
हिंदी दिवस है। पुनः अब टीम अभिलाषा को, दिव्यांशु जी को, सुमित माझी को बहुत एक विशेष धन्यवाद, जिन्होंने इस एक ऐसे मंच को तैयार किया जहाँ पे ऐसे नवोदित कवि, नवांकुर जिसे कहा जा सकता है, अपनी रचनाओं के साथ प्रस्तुत हैं। पुनः एक बार हिंदी दिवस और हिंदी दिवस की बधाई और टीम अभिलाषा को पुनः पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देव जी, मैं आपकी बात को जरूर ध्यान में रखूंगा। अभी मैं बुलाना चाहूंगा आशी बर्वे जी को, वे अपना परिचय देकर अपना। सुमित जी, हाँ, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी अभय नारायण जी को आमंत्रित करें, क्योंकि उनके पास समय कम है, उनको कहीं जाना है, तो आप एक बार उनको बोलिए कि वो अपना कविता सुना दें। तो अब बहन जी को आमंत्रित चाहूंगा। अच्छा, ठीक है। आशीष जी, आप अपना कविता बोलिए। आशीष जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? उसी का नंबर है। आशीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, अभय जी आप अपनी कविता सुनाइए। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को, और हिंदी के सभी साहित्य सेवकों को हिंदी दिवस की अहेतुक और असीमित शुभकामनाएं। मुझे लग रहा है कि आज के दिन इससे अच्छा कार्यक्रम नहीं हो सकता था, और इसके लिए मैं पहले शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। कविता तो नहीं लिखता हूं, लेकिन कभी भाव में या ऐसी तरंगे उठती तो उनको लिखने का प्रयत्न होता है, क्योंकि यहाँ तो दानिश ने इतनी अच्छी कविता पढ़ी, प्रज्ञा बहन जी ने राम पर इतनी अच्छी कविता पढ़ी, मेरा साहस नहीं हो रहा कि मैं पढ़ूं, लेकिन आमंत्रित हूं तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो काम अधिकृत किया गया वो करना पड़ेगा। चुनौतियों को चेतावनी के रूप में स्वीकार कर बढ़ चला हूं अंधकार के अनंत मार्ग पर। चुनौतियों को चेतावनी के रूप में स्वीकार कर बढ़ चला हूं अंधकार के अनंत मार्ग पर। मन घबराता है, जी चंचल हो जाता है, कुछ अच्छा हो जाए तो सीना तन जाता है। आदमी है, मोह माया में बंध जाता है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अधिकांश छात्र हैं, उन्होंने गंगा के तट पर निश्चित रूप से बैठा होगा। वो 80 घाट हो, तुलसी हो, जिसकी जहां इच्छा है वहां बैठता होगा। एक कविता है कि वेदना की हुई विदाई होठों पर मुस्कान है आई। वेदना की हुई विदाई होठों पर मुस्कान है आई। घर के चौखट पर या गंगा के तट पर अक्सर बैठा रहा अकेले। गंगा की धाराओं में अपनी कोई धार नहीं, सबकी नैया पार हुई मगर अपनी नैया पार नहीं। और एक कविता मैंने दिव्यांशु से कहा था, तो वो पढ़ करके मैं अपना काम पूर्ण कर लूंगा। और वो है जिन्होंने गरीबी का प्रत्यक्ष अनुभव किया, या जिन्होंने देखा है उस परिस्थिति को और उसका अनुभव किया है, वो इस कविता को समझेंगे। गरीबी में पलते बच्चे बच्चे नहीं होते, वो संघर्ष के पर्याय होते हैं। वो पीते हैं पीड़ा, वो झेलते हैं मुश्किल, वो सहते हैं दर्द, पीते हैं बेबस आंखों के आंसू, वो भरते हैं आहें, वो चीखते हैं खुद में, वो खेलते हैं सब में, वो बोलते हैं स्वयं से। ये सब होते होते वे हो जाते हैं बड़े आदमी, मगर धन से नहीं, केवल मन से, हृदय से। और अंतिम में एक शेर पढ़ करके विदाई लूंगा कि किसी एक की नजर में आने के लिए, वसीम बरेलवी का एक शेर है, उससे होकर लिखा था कभी कि उन्होंने लिखा था कि बेखबर सा लगता हूं लेकिन खबर में हूं, और तेरी नजर में हूं तो मैं सबकी नजर में हूं। किसी एक की नजर में आने के लिए जमाने भर की नजर में आ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कार्यक्रम बहुत अच्छा है। और मानक कवि, मैं कह रहा हूं कि ऐसे कवि जिन्होंने अपने साहित्य साधना को उच्चतम स्तर पर ले जाने का प्रयत्न किया है, वो लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। कुछ आवश्यक कार्य से निकलना पड़ता है। प्रणाम। धन्यवाद अभय जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभय नारायण जी, अति सुंदर प्रस्तुति थी आपकी। अभी मैं निवेदन करना चाहूंगा आशीष जी से कि वे अपना परिचय देकर अपनी स्वरचित कविता सुनाएं। आशीष जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको?
अनम्यूट कीजिए आशीष जी। आशीष जी आप अनम्यूट करिए। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी आ रही है, आ रही है। हाँ। तो मैं आज आप सभी को एक ऐसी कविता सुनाऊंगी जो किसी हॉट टॉपिक पर, छोटे मोटे टॉपिक पर है, जो हम युवा आजकल फेस करते हैं और है पापा के साथ आज उन्हीं की उम्मीदों से नजरें चुराया है, तितलियां पकड़ने वाले उड़ने से है। छोटे से झोले पर सपनों के भवंडर लेकर घूमा करते थे, जमीन से आसमां की दूरी आप तय करते थे। सब कुछ मुमकिन सा लगता था, भरे जोश से घूमा करते थे, पर आज वही तितलियां पकड़ने वाले हाथ उड़ने से डरते हैं। खेलकूद में सैकड़ों बार घुटने छीले होंगे, थोड़ा रोकर फिर से भी तो तुम हंसे होगे। फिर आज क्यों एक हार को तुम जिंदगी की हार बनाए बैठे हो? अपनी कुछ की नादानी से क्यों मायूस से तो बैठे हो? आज इस तुमको शायद उस बच्चे की हौसले की चाह है, उसको तो अपनी हंसी खुशी से मतलब और दुनिया की बातों की कहां परवाह है। इस लड़कपन के मुहावरों ने शायद मेरा बचपन चुराया होगा, इस लड़कपन के मुहासों ने ही शायद मुझसे मेरा बचपन चुराया होगा। मैंने ही शायद खुद को तितली पकड़ने वाली लड़की से दूर कराया होगा। मैंने ही शायद खुद को तितली पकड़ने वाली बच्ची से दूर कराया होगा। क्यों ना फिर से आज वही मासूमियत ढूंढ कर लाया जाए, क्यों ना फिर से वही मासूमियत ढूंढ कर लाया जाए। आज बचपन के जैसे छत पर सपनों की पतंग उड़ाया जाए। आज माँ बाप की उम्मीदों को बोझ नहीं रास्ते की छड़ी बनाया जाए। आज माँ बाप की उम्मीदों को बोझ नहीं रास्ते की छड़ी बनाया जाए। क्यों ना आज फिर वैसे ही खुलकर मुस्कुराया जाए। क्यों ना आज फिर से पापा की डांट पर माँ के पल्लू में छुप जाया जाए। क्यों ना आज उन्हें अपनी चोटों और डर से रूबरू कराया जाए। क्यों ना आज उन्हें चोटों और डरों से रूबरू कराया जाए। माँ बाप ही तो है, माँ बाप ही तो है, फिर से पुचकार कर गले लगाएंगे। तुम आज भी गिरोगे ना तो वही हाथ लेकर उठाएंगे। आज चलो तलाश करते हैं खुद में उस बच्ची की, जो चलती बेखौफ होकर और छोटी छोटी बातों पर भी हंसती थी, जिसको खुद पर भरोसा ज्यादा, दुनिया से मतलब कम था। उसको जमीन पर बेखौफ दौड़ना और आसमान पर उड़ना था। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, अति सुंदर प्रस्तुति थी आपकी। अभी मैं निवेदन करना चाहूंगा अंकित जी से कि वे अपना परिचय देकर अपनी स्वरचित कविता सुनाए। अंकित जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार सर। जी आवाज आ रही है सर। हेलो। हाँ मेरी आवाज आ रही है सर। हाँ हाँ हाँ। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी 9 कवियों को मेरा हार्दिक प्रणाम और आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मेरी कुछ कविताएं हैं जो मैंने लिखी हैं और मैं चाहूँगा कि उसे मैं सुनाऊं। वैसे मैं कोई कवि नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो प्रयास करता हूँ मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ साझा करें।
फिर देखते हैं क्या होता है, अच्छा लगता है या नहीं। तो कविता ये है, कविता का शीर्षक ये है कि वह है भारत देश हमारा। पंछी लगाते जहाँ प्रेम का नारा, जहाँ बहती गंगा की निर्मल धारा, हमेशा चमकता जहाँ का तारा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, वह है भारत देश हमारा। है हिमालय सिर का सरताज, प्रकृति में छुपे जहाँ अनेक राज, वास्तुकला का अनमोल नमूना, भारत के ताजमहल का ताज, है हमें भारतीय होने पर नाज। फूलों की खुशबू वतन को महकाए, हरे पौधे हरियाली की चादर बिछाए, नदी तालाब झरने सुंदरता बिखराए, सबका मन दिल जीत ले जाए, तभी तो भारत देश स्वर्ग कहलाए। जहाँ है सभी के अनेक वेश, कोई न रखे किसी से द्वेष, है यह गांधी कलाम का देश, फैलाए जो शांति का संदेश, वही है हमारा प्यारा देश, वह है हमारा प्यारा देश। धन्यवाद जी। अगर आपकी अनुमति हो तो कोई और भी कविता जो मैंने लिखी है मैं सुना सकता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो। सुनाइए। जी, तो एक कविता है जो कि एक कल्पनाओं पे आधारित है। काश न होता इस जग में दुख, बदल जाता सबके जीवन का रुख, फूलों सा खिला रहता सबका मुख, न रहता न इस जीवन में कोई गम, न रहती किसी की आंखें नम, चेहरे पर रहती चांद सी चमक हरदम। काश न होता इस जग में दुख, बदल जाता सबके जीवन का रुख, न होती जिंदगी से कोई तकरार, न होते आत्महत्याओं के आसार, हमेशा खुश रहता हर एक परिवार, कितना अद्भुत होता है यह संसार। काश न होता इस जग में दुख, बदल जाता सब। लेकिन वास्तव में दुख होना जरूरी है, खुशी तो है, गम है, सुख है तो दुख है, तो ये कल्पना है बस। और दुख रहता है तो हम उससे लड़ने के लिए प्रेरित होते हैं, काफी सारी चीजें सीखते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो एक तरह से एक कल्पना बस है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। जीवन में सुख दुख एक पार्ट है हमारे जीवन का। और भी एक कविता मैं चाहूँगा सुनाना, क्योंकि हमारे बिहार में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव की तैयारी भी लगभग जोरों शोरों से चल रही है। तो आइए एक तरह से हम मतदान का जो प्रतिशत है उसको बढ़ाने के लिए एक कविता लिखी हुई है, जो कि मैं आप सभी के सामने साझा कर रहा हूँ। आप सभी करें जरूर मतदान, तभी लोकतंत्र में आएगी जान, विश्व में बन जाएगी हमारे देश की एक अलग पहचान। उनको कभी न वो देना वोट अपना, जो दिखाए केवल आपको सपना, रहना सावधान इनसे तुम बचना, बाद में पछताना न पड़े वरना। इसलिए आप होशियार रहना, वैसे सुयोग्य नेता को ही जिताए, जो आपके हर सुख दुख में साथ निभाए, देश के विकास में अपना हाथ बढ़ाए, 100% मतदान कर फर्ज निभाए। लोकतंत्र की है जान, 100% मतदान, आपका वोट है बहुत बलवान, मतदान के बाद करें जलपान, भूले नहीं यह नेक काम, आप सभी करें जरूर मतदान। तो इस समय चुनाव आने वाले हैं, तो एक तरह से हमें सोच समझकर वोट देना है, जो भी मतदाता बन चुके हैं, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि हम गलत नेता को चुन लेते हैं जो हमारे हित में काम नहीं करते हैं, तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। एक और कविता है जो कि हमारे सर जी बोलिए। शायद वो उनकी आवाज से चला। सुमित और जो बचे हुए हैं उनको बुलाया जाए। ठीक है, शायद आवाज नहीं आ रही है उनकी। तो अभी मैं अपने अगले कवि अभिनव आनंद जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपना परिचय देकर अपनी स्वरचित कविता करें। अभिनव आनंद जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सुमित, हेलो। एक बार कंफर्म कर दे सर। हेलो, बीच में कॉल आ गया था, माफी चाहूंगा।
आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी जी अभिनव जी, मैं माफ करूंगा, आप एक्चुअली वो अभी जुड़े हैं फिर से, अंकित जी। तो ऑफ कोर्स। जी, तो कहाँ तक सुन पाए हैं मुझे ये भी ख्याल नहीं रहा। जी अंकित जी, अब कुछ अभिनव बताना चाहेंगे सर? जी बोलिए। आपके आवाज में थोड़ी जी, मैं कॉल आ गया था सर बीच में, माफी चाहूंगा। तो मैं ठीक है कंटिन्यू करूं? ठीक है कंटिन्यू कीजिए जहाँ से आप बीच में, जहाँ से आप सर छूटा था। कहाँ से कौन सी पोएम? आपने मतदान वाला पोएम सुना है? हाँ वो सुन लिया था हाँ मैंने। हाँ हाँ, अभी आप जी, तो एक हमारे ही प्यारे देश के लिए है, तो मैं उसको सुनाता हूँ आपको। जिसने अंतरिक्ष में उड़ाई मंगलयान, विज्ञान में डाली जिसने नई जान, आज भी जीवंत है जिनके सारे अरमान, विश्व में जिनकी है अद्भुत पहचान, कितना सुंदर है अपना यह हिंदुस्तान, हरी भरी धरती एवं मेहनती किसान, जहाँ की कृषि सोने से भी है मूल्यवान, जिन्होंने देश को बनाया कृषि प्रधान, जनता में निहित है जहाँ की कमान, कितना सुंदर है अपना यह हिंदुस्तान, सीमा पर तैनात जांबाज जवान, चेहरे पर रहती है हमेशा मुस्कान, है जिन्हें फक्र देश के लिए देंगे जान, देवतुल्य माने जाते हैं जहाँ मेहमान, कितना सुंदर है अपना यह हिंदुस्तान, जिसने विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, इंसानियत की राह पर चलना सिखाया, एवरेस्ट पर भी जिसने तिरंगा फहराया, जिस देश में अनेक जन्मे अनेकों महान, कितना सुंदर है अपना यह हिंदुस्तान, धर्म जाति भाषा सब में है विभिन्नता, फिर भी सबका आपस में है बंधुता, अनेकता में एकता है भारत की विशेषता, जहाँ हौसलों से तय होती है उड़ान, सबसे सुंदर है अपना यह हिंदुस्तान। तो धन्यवाद, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और बस इतना ही कविता है, फिर कभी दूसरे दिन। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। मैं माफी मांगना चाहूंगा अभिनव जी से कि मैंने बीच में आपको रोका। मैं अभी आपको निवेदन करता हूं कि वो अपना कविता सुनाए। अभिनव जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी, काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों से दोबारा मिलकर, काफी दिन हो गए हैं। और यहाँ पर सब हमारे मित्र ही हैं, दिव्यांशु, सुमित, हर्षिता। तो आज की कविता जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, हाँ, मेरा नाम अभिनव आनंद है और मैं ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक छात्र हूँ। और आप सभी मेरी लिखने की तरीके से काफी परिचित ही होंगे कि हमारी कविताएं अक्सर प्रेम प्रसंग से ही जुड़ी रहती है या फिर दोस्ती के ऊपर। तो आज मैं कोई कविता नहीं सुनाने जा रहा हूँ। आज मैं जो सुनाने जा रहा हूँ वो छोटी छोटी पंक्तियां हैं, क्योंकि कुछ ज्यादा समय नहीं मिला, मैं बाहर आया हूँ थोड़ा। तो चलिए आपको अब शुरू करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। कितनी मोहब्बत हमने की उनसे अब क्या बताएं, कितनी मोहब्बत हमने की उनसे अब क्या बताएं, ये सीना भी क्या चीर कर दिखाएं, वैसे तो कोई बुरी आदत थी नहीं हमें, बस एक नशा ऐसा कर लिया, वैसे तो कोई बुरी आदत थी नहीं हमें, बस एक नशा ऐसा कर लिया, उन्होंने थामने को मांगी थी उंगली हमारी और हमने ये दिल भी उनके नाम कर दिया। तो ये कविता जो है ये एक दोस्त ने अपने दोस्त के लिए लिखी है। जब आप किसी अपने एक मित्र से काफी ज्यादा अटैच हो जाते हो उसके ऊपर, और फिर जब आपकी उनसे बातें शुरू हो जाती है और फिर बातें बंद हो जाती हैं, तो उस पर है कुछ लिखा। दूर है मंजिल पास है किनारा, दूर है मंजिल पास है किनारा, क्यों नहीं आता फोन तुम्हारा, भूल गए नाम या नंबर हमारा, या मिल गया कोई हमसे भी प्यारा। अब इसके जवाब में जब आप अपने मित्र को कह देते हो कि हम सिर्फ दोस्त ही अच्छे हैं, और उनका जवाब यही होता है कि तुम्हें मुझ में सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं, तो उस पे एक लाइन है, धोबी की नजरें बस मैल और धब्बे देखें,
चाहे कपड़ा बना हो किसी भी धागे का। धोबी की नजरें बस मैल और धब्बे देखें, चाहे कपड़ा बना हो किसी भी धागे का। अब ये सच्चाई सुनने के बाद जो इंसान की हालत होती है उस वक्त, उस पर एक छोटी सी पंक्ति है। आंखों से निकला अश्क लबों को छू गया, आंखों से निकला अश्क लबों को छू गया, उस एक बूंद सा नशा किसी मदिरा की घूंट में नहीं था। हाँ, सच सुनने में कड़वा जरूर था, पर वैसा मजा किसी झूठ में नहीं था। अब एक पंक्ति एकदम बिल्कुल हटकर, जिसका इससे कोई मेलजोल ही नहीं है, ये बस ऐसे ही है। वादा किया है तो निभाऊंगा जरूर, इश्क अगर तुमसे किया है तो जताऊंगा जरूर। वादा किया है तो निभाऊंगा जरूर, इश्क अगर तुमसे किया है तो जताऊंगा जरूर। तुम चाहे मुझे अपना रकीब समझ लेना, पर तुम्हें मुश्किल में देख अपना हाथ बढ़ाऊंगा जरूर। तुम्हें मुश्किल में देख अपना हाथ बढ़ाऊंगा जरूर। तो बस आज इतना ही था, क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ। तो बहुत बढ़िया अभिनव जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी आपकी। मैं पूछना चाहूंगा सभी जो अभी उपस्थित हैं, कोई भी है जो कविता सुनाना चाहता है या चाहती है? सुमित, प्रीति यादव जी कविता सुनाने की इच्छा रखती है। सुमित, अभी मैं सुमित, हाँ। क्या हम इस कॉन्फ्रेंस में बाहर के लोगों को भी ऐड कर सकते हैं, लाइक एमएससी के लोगों को? हाँ, कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। जी जी ठीक है, जरूर जरूर। सुमित जी, अभी मैं प्रीति यादव जी को आमंत्रित करें। प्रीति यादव जी से। अभी मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रीति यादव जी से कि वे अपना परिचय देकर अपनी स्वरचित कविता सुनाए। प्रीति यादव जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ। जी शुक्रिया। नमस्ते, मेरा नाम प्रीति यादव है और मेरी तरफ से आप सभी जो यहाँ उपस्थित है उनको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मैं कविता सुनाने जा रही हूँ वो है हमारे देश के सिपाहियों पे, कि वो जो भी हमारे लिए करते हैं उसके अलावा अकेले में बैठ के क्या सोचते हैं अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है, आवाज आ रही है। तो कविता कुछ ऐसे है। कितनी मुश्किल से तुमने खुद को संभाला होगा, कितनी मुश्किल से तुमने खुद को संभाला होगा, नाम भूले से जो मेरा कभी आया होगा। कितनी मुश्किल से तुमने खुद को संभाला होगा, नाम भूले से जो मेरा कभी आया होगा। कुछ तो तुम शर्माई होगी, कुछ आंखों से आंसू छलक आया होगा। चुपके से जब तुम रोई होगी, आंखों में कुछ पड़ गया है कह के टाला होगा। बच्चे के माथे को जब चूमा होगा, मेरा चेहरा भी तुमको नजर आया होगा। काम करके तो दिन बीत गया होगा, अंधेरी रात में भीगे तकिए को अपना सहारा बनाया होगा। करवा चौथ को उस चांद को देखते हुए मेरी तस्वीर को सीने से लगाया होगा। जब आई होगी कोई शहादत की खबर, हाय कितनी जोर से तुम्हारा दिल धड़का होगा। आंसुओं से भीग तो गई होंगी पलकें, कितनी तकलीफ से तुमने खुद को संभाला होगा। तुम बिन जिंदगी काटना है कितना कठिन, अकेले में हर बार ये वाक्य दोहराया होगा। देश की सेवा के लिए दूर है तुम्हारे पिता, बच्चों को ये कह के अपना सिर गर्व से उठाया होगा। दिन रात सेवा करके मेरे माँ बाप की मेरी मोहब्बत को कुछ इस तरह निभाया होगा। अपनी तन्हाई को एक और रखकर यूं ही तुमने जिम्मेदारी का बोझ उठाया होगा। कितनी मुश्किल से तुमने खुद को संभाला होगा, कितनी मुश्किल से तुमने खुद को संभाला होगा। जी बस इतना ही था आज। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। अभी मैं निवेदन करना चाहूंगा अंकित को। अंकित, मैं निवेदन करना चाहूंगा उनको कि वे अपनी कविता सुनाए। अंकित, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको?
अंकित जी क्या कविता सुनाएंगे? जी सर, जी जी बिल्कुल। नहीं, एक और अंकित है, एक और माफी चाहूंगा, एक और अंकित है, एक और अंकित है हमारे साथ, एक और अंकित है, अंकित मृदुल जी। अंकित मृदुल जी, हाँ सॉरी मैं उनका सर नहीं, वो नहीं सुनाना चाहेंगे, वो भी शायद किसी व्यस्तता में। हर्षिता तिवारी जी, आप कोई कविता सुनाना चाहेंगे? हर्षिता तिवारी जी। जी नहीं। नमन चौधरी जी। नमन चौधरी जी। और कोई जो कविता सुनाना चाहता है या चाहती है, और कोई भी है? नहीं, सब लोगों ने सुना दिया, सिर्फ नमन चौधरी जी वो नहीं, शायद आवाज नहीं उन तक पहुंच पा रही है। ठीक है सुमित, तो हम लोग आज के इस कार्यक्रम का अब समापन कर सकते हैं। आप सभी को फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक बधाइयां। टीम अभिलाषा द्वारा आयोजित प्रथम कवि सम्मेलन में जुड़े सभी नव कवि और कवयित्री को मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयां। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस कवि सम्मेलन में जुड़े और अपनी स्वरचित कविताएं सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकालकर इस कवि सम्मेलन में जुड़े और इसे सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्टिफिकेट के लिए मैं आपके प्रशस्ति पत्र जो है मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा आज रात तक। धन्यवाद दिव्यांशु जी। अभिनव पांडे जी, चूंकि आपका नंबर मेरे पास है नहीं, अगर आप मुझे चैट बॉक्स में अपना नंबर दे देंगे तो मैं आपको प्रशस्ति पत्र दे दूंगा। अभिनव पांडे जी। शायद आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग का जुड़ने के लिए। एक बार पुनः हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद टीम अभिलाषा जी। अभिनव पांडे जी, आपका नंबर मैंने नोट कर लिया है। आज रात तक मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर जो है आपको प्रशस्ति पत्र दे दूंगा, भेज दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।